नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। ये दोस्तों बाल विकास का प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है। MP वर्ग 3, संविदा वर्ग 3, सी टेट, यूपी टेट, MP टेट, रीट, KVS, TT, CGTT, CG व्यापम सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम दोस्तों 500 टोटल MCQ आपका कराएंगे बाल विकास में, जहाँ आपका टोटल 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से आप प्रिपरेशन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हमारा टारगेट है 30 में से 30 लाना, तो सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन रहते हैं प्रत्येक सेट पर। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पे ऊपर बेल आइकन भी आप आएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और आपका बाल विकास के पेडागोजी के क्लास तो चल ही रही है। इसके साथ साथ आपको मैथ्स पेडागोजी की, यानी कि आपको चैनल ज्वाइन करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है और अपना सिलेक्शन पाना है, 120 प्लस का स्कोर क्रॉस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा सपना शिक्षक हो अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका साथ सबका विकास। देखिए, पिछले वीडियो हमने यह क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। ठीक है, सभी शिक्षकों बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, मेहनत से कभी घबराना नहीं, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। तो देखिए, पिछले वीडियो क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले विद्वान थे स्टेनले हॉल, कार्ल व ब्रूस, सिम्पसन, कोई नहीं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिन्होंने सही कमेंट्स किया था बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही करेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पे कार्ल व ब्रूस जो दिया है दोस्तों, बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले विद्वान थे कार्ल व ब्रूस थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि नैतिक तर्कना के किस स्तर पर नैतिक नियम का निर्माण दूसरों द्वारा पालन बालकों द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों पूछा गया कि जो नैतिक तर्कना का है, ठीक है, किस स्तर पर नैतिक नियमों का जो निर्माण है दूसरों द्वारा या पालन बालकों द्वारा किया जाता है। प्राक रूढ़गत नैतिकता स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, सामाजिक संविदा, अभिन्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ स्क्रीन के सामने देखते हैं। देखिए, 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अपना अपना स्कोर बताइए और यहाँ पर देखिए आपका स्कोर कितना आ जा रहा है और कितनी प्रिपरेशन कितनी तैयारी कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, किशोरावस्था के आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत के विरोध में है। जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, उसमें जो आकस्मिक परिवर्तन यानी अचानक जो परिवर्तन होता है, वो सिद्धांत के विरोध में कौन ऐसे वैज्ञानिक है? स्टेनले हॉल हैं, थॉर्नडाइक हैं, दोनों हैं या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? थॉर्नडाइक महोदय हैं। जो किशोरावस्था के आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत को किसने बताया? थॉर्नडाइक महोदय जी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता विकसित होती है, क्या है? जो साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता विकसित होती है वह किस पर होती है? पूर्व लौकिक स्तर पर, लौकिक स्तर पर, पश्च लौकिक स्तर पर या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व लौकिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और टॉप 30 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, चिन्हों व संकेतों द्वारा संज्ञान का विकास ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में होता है? बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि चिन्हों व संकेतों द्वारा जो संज्ञान का विकास होता है वह ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए रहेंगे, 4 में से क्रियात्मक होगा, प्रतिबिंबात्मक होगा, प्रतीकात्मक होगा या संज्ञानात्मक होगा। चलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताते चलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है कि एक छोटा बालक प्रथम बार अनार खाकर उसके बारे में अपनी एक निश्चित धारणा विकसित कर लेता है। तो ब्रूनर के अनुसार यह अवस्था है, यानी कोई भी बालक है अनार खाता है, आम खाता है, ठीक है, पहली बार अगर खा रहा है तो वह एक निश्चित धारणा विकसित कर लेता है। वो ब्रूनर के अनुसार वह अवस्था क्या है? ठीक है, एनेक्टी है, आइकोनिक है,
सिंबॉलिक है या उक्त में से कोई नहीं। देखिए वीवीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, फ्री में मिल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों को मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल 2-3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ फाइल फ्री में अपलोड कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95 का इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो ब्रूनर के अनुसार यह अवस्था होगी इनएक्टिव अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि गौण स्कीमेटा, जो गौण स्कीमेटा है वह वृत्तीय स्कीमेटा के विकास की अवस्था कहलाती है। क्या है दोस्तों, जो गौण स्कीमेटा है वह वृत्तीय स्कीमेटा के विकास की अवस्था कहलाती है। संवेदी प्रेरक कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक कहलाती है, मोद संक्रियात्मक कहलाती है, या उक्त में से कोई नहीं। तो चलिए नीचे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संवेदी प्रेरक अवस्था। यानी गौण जो स्कीमेटा होती है, वृत्तीय स्कीमेटा के विकास की अवस्था संवेदी प्रेरक कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट भी कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक प्राणी होता है, यह कथन है। बहुत अच्छी बात है, जो अगर शिशु जन्म होता है न वह समाज से मिला होता है ना हो असामाजिक होता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, कथन किन्होंने कहा था, हरलाक ने कहा था, क्रो एवं क्रो ने कहा था, सैफर ने कहा था, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अगर आप लोग को पता होगा, क्रो एवं क्रो ने कहा था। भैया कौवा कौवा, समझ गए ना, क्रो एवं क्रो ने। यानी जन्म के समय ना तो शिशु सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। साथ साथ दो बार में आया ना, सामाजिक शब्द दो बार आ गया आपका, इसलिए क्रो को आपका दो बार दिया, तो ये लॉजिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। कोल या ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, अनोखा काल कहा है, किंतु किस विकास के संदर्भ में। ठीक है, अनोखा काल तो कह दिया भैया, कोल ब्रूस ने दोनों मिलकर बोल दिया कि बाल्यावस्था जो होता है अनोखा काल कहलाता है। लेकिन शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, युक्त, या तीनों है, यह तो नहीं बताया था। बताया था ये भी, लेकिन आपको बताना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके बारे में, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, या उपरोक्त सभी है। तो मैं बता देता हूँ संवेगात्मक है, क्योंकि कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल किस लिए बताया था, क्योंकि वे संवेगात्मक विकास वहाँ पर होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, जो अधिकार के संवेग के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है। क्या अधिकार, अधिकार क्या होता है सभी लोग जानते हैं। जो संवेग के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति कहते हैं करुणा, संग्रह, युयुत्सा, ज्ञान। अब देखिए अधिकार के संवेग के साथ जुड़ी जुड़ी जो मूल प्रवृत्ति होती है वह कौन सी होती है, वह संग्रह होती है। वीवीआईपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो नीचे जाके लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शारीरिक मानसिक, जो शारीरिक और मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। क्या क्या है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है और व्यक्तिगत, इन तीनों के विकासों की जो मूल आधारशिला है वह किस काल में रखी जाती है। प्रौढ़ावस्था काल में, किशोरावस्था काल में, बाल्यावस्था काल में, या आपके शैशवावस्था काल में। देखिए तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हम यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन करना, एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं, जो शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, बाल्यावस्था में रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है अधिगम से रिलेटेड, जो आपके प्रैक्टिस सेट है, अधिगम का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। जो आपकी परिपक्वता होती है, ठीक है, उसके व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन होता है, परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, अनिश्चित है, कभी कभी। ठीक है, बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ही लॉजिकल आ गया है कि जो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम का तात्पर्य और विशेषता है। जो अधिगम की तात्पर्य और विशेषता है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, सही कूट यहाँ पे दिए गए हैं, कूट यहाँ पे ये दिया गया है, ए बी सी डी आपके दिए गए हैं ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें आपके नीचे ऑप्शन दिए हैं कौन से सही होगा। देखिए ठीक है, ये ए बी सी डी आपके दिए हैं, इनको पढ़ के बताना है कौन से सही है कौन से नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में जो अपेक्षाकृत होता है वह आपका स्थायी परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, तो क्या ये है, बिल्कुल है, हम मानते हैं।
जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। उचित विकास का सदैव सकारात्मक सहयोग पर्याय है, क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अधिगम का तात्पर्य और विशेषता से है सही। अधिगम से तात्पर्य और विशेषता पूछा गया है तो आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन में सहायक है। तो कौन सा भैया कूटनक सही है? ए बी डी आपके सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है, समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? देखिए उदाहरण दिए गए हैं आपके, अधिगम में कौन प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। ठीक है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना, चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पे होगा क्या? हाथ जोड़कर अध्यापक का जो अभिवादन करना, ये आपका क्या है? अधिगम प्रदर्शित करता है। ठीक है, शिक्षण प्रदर्शित करता है, सीखना प्रदर्शित करता है कि आप में शिष्टाचार है, आप में, ठीक है, नेचर है। ठीक है, बड़ों का सम्मान करने का अभिवादन, यानी अध्यापक को हाथ जोड़कर अभिवादन करना हमारा नेचर है, हम अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि क्रो यम क्रो के अनुसार सीखना जो ज्ञान आदतों का अर्जन है, किसका अर्जन है भैया? आदत, और वह किसका अर्जन है? आदत और अभिरुचि का है, आदत और बुद्धि का है, आदत और अनुभव का है, कि आदत और अभिवृत्तियों का है? क्रो यम क्रो के अनुसार सीखना जो ज्ञान है आदतों और किसका हो जाएगा? अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रोयम क्रो के अनुसार जो सीखना है वह ज्ञान, सीखना जो ज्ञान होता है वह आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? जो आपकी इनमें से जो विशेषता है वह जो परिपक्वता को अधिगम से क्या करती है? अलग करती है। कौन सी विशेषता? चलिए देख लेते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूँ चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, गोल्डन वीडियो होंगे और आपके लिए ये गोल्डन चांस है सरकारी शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लाइक करें, सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना शिक्षक हो अपना। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? पहला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, कौन सा सही होगा आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बिल्कुल करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है? नहीं है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है? नहीं करती है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है? नहीं, अलग नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो परिपक्वता और अधिगम से अलग करती है वह चौथा ऑप्शन है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है यह अधिगम से आपको अलग कर रही है। लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, यह जोड़ रही है। यह अभ्यास पर निर्भर करती, यह भी जोड़ रही है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती, यह भी जोड़ रही है, ऐड कर रही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपको क्या हुआ? अलग कर रही है अधिगम को। ठीक है, परिपक्वता को क्या अधिगम से अलग करती है? यह जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने की जो नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। परिभाषा किसने दी? बहुत अच्छा परिभाषा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसने दी थी कि जो आपके नवीन ज्ञान है और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रिया, ठीक है, जो प्राप्त करते हैं वो प्रक्रिया की अधिगम है। तो परिभाषा किसने दिया? वो कौन से महानुभाव हैं भैया? वुडवर्थ हैं, वुडरो हैं, गिलफोर्ड हैं या पावला हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम होगा, वुडवर्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है वह कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिगम की बात की गई है, सीखने की बात कही है, लर्निंग की बात की गई है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक हैं, व्यक्तिगत मतलब सभी लोग जानते हैं पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल कारक कौन है? यहाँ पर देखेंगे पर्सनल कारक कौन हो जाएंगे भैया? पर्सनल कारक होते हैं परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत के कारक यानी पर्सनल कारक होते हैं वो परिपक्वता एवं आयु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता है। देखिए यहाँ पर दिया गया अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रमुख विशेषता होती है वह किसकी होती है? किसी कार्य को सीखना होता है, आदत निर्माण करना होता है, अभिवृत्ति का अर्जन होता है, या व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता जो होती है वह किसकी होती है? व्यवहार में परिवर्तन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोग बहुत अच्छा तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सपोर्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, ठीक है। आई होप आप लोगों सभी मोहल्ले में क्रिकेट खेलते होंगे, तो वहीं से एक क्वेश्चन लिया गया है। ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है, आपकी सोच वाली क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी सोच की क्षमता है, आईक्यू लेवल कितना है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं, क्या कहेंगे भैया? विधेयात्मक परीक्षण अंतरण कहेंगे, या निषेधात्मक परीक्षण अंतरण कहेंगे, शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो देखेंगे, देखिए क्वेश्चन समझिए एक बार कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। क्रिकेट का खिलाड़ी है, गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित जो है नहीं करता है। तो यह आपका कौन सा प्रशिक्षण अंतरण कहलाया जाएगा? तो ये आपका कौन सा होएगा? शून्य प्रशिक्षण जो है अंतरण कहला जाएगा। क्या है? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजी कौशल को कोई प्रभावित नहीं करता। जब कोई प्रभाव नहीं कर रहा तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही यहाँ पर आंसर लिया गया है, केवल आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि नियम व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो नियम होता है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। उदाहरण जैसे मद्यपान करके व्यक्ति का उत्साहित व्यवहार करना अधिगम है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चयन कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उदाहरण सही नहीं है जबकि नियम सही है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका उदाहरण सही नहीं है, नियम तो सही है कि जो व्यवहार नियम होता है, नियम क्या है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये नियम तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो उदाहरण दिया गया है ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। मद्यपान करके व्यक्तिगत को उत्साहित व्यवहार करना अधिगम है, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बस दोस्तों 9 टोटल 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। मेहनत करिए, सफलता जरूर आपको हासिल होगी। क्वेश्चन है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो क्या कहलाता है? जब पूर्व का अधिगम यानी जो पहले हमने जो सीखा होगा वह पूर्व का अधिगम हो गया, फिर नई स्थितियों में सीखने पर पूर्व का अधिगम जो पढ़ा लिखा होगा, हमने सीखा होगा, लेकिन आज की डेट प्रेजेंट टाइम की नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव अगर नहीं डालता तो क्या कहलाएगा? यानी पुराना हमारा पढ़ा लिखा हुआ आज हमारे कुछ काम में नहीं आ रहा तो वह क्या कहलाएगा? समस्या समाधान अधिगम होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, सकारात्मक स्थानांतरण होगा, यह आपका नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए है। कोई भी समस्या हो कमेंट करें, शेयर करें सभी फ्रेंड्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम व शून्य, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। शून्य स्थानांतरण मतलब भैया जब हमारी पुरानी जो पढ़े लिखे हैं, हमारे देखिए पुराना सिलेबस, अभी जो नया सिलेबस आया, पुराना सिलेबस नए सिलेबस हमारा कुछ नहीं हो रहा पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण होगा ना। हमारा जो पुराना पढ़ा लिखा हुआ है वो आज हमारे काम नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम होता है, अधिगम यानी क्या होता है? सीखना होता है, लर्निंग। वो क्या होता है भैया? उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, या आपके सार्वभौमिक होते हैं, वातावरण की उपज होती है, या आपके तीनों यानी कि ये सभी होंगे। तो अधिगम होता है, कैसा होता है? अधिगम होता है आपके क्या? आपके देखिए उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित भी होते हैं अधिगम, सार्वभौमिक भी होते हैं, और वातावरण की उपज में भी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इस आपके स्क्रीन पर दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआईपी क्वेश्चन है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना है, क्या है दोस्तों? सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने की उपायों को निश्चित करना है। यानी अगर शिक्षा मनोविज्ञान को हमें सीखना है तो लक्ष्य तक पहुंचने की जो उपाय हैं उनको निश्चित करना है। यह अधिगम है किस विकास श्रेणी को प्रदर्शित करता है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम,
ठीक है। तो कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, किस श्रेणी को? अधिगम प्रक्रिया की श्रेणी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। जो सीखना है आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है, से अर्थ है, जो सीखना है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया से अर्थ है कि सीखना सभी में होता है, सभी बालकों में होता है, सभी विद्यालयों में होता है, सभी जानवरों में होता है, सभी प्राणियों में होता है। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्राणियों में होता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है से अर्थ है कि सीखना सभी प्राणियों में, सार्वभौमिक मतलब क्या हो गया? सभी में, तो प्राणियों में हो जाएगा, ठीक है, जो जीवित हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, क्वेश्चन क्या किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है वह क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण विधियों में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य पुस्तक का परिमार्जन, या उक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य है दोस्तों, वह होता है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोग 30 में से कितना, आउट ऑफ 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 20 प्लस कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 से कम है तो सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, 20 से ऊपर आने लगेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, अपनी प्रेमिका की रुचियों व अभिवृत्तियों के बारे में सचेत रहना किस प्रकार का अधिगम है? देखिए नया क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, आज की युग का क्वेश्चन है कि अपनी प्रेमिका की रुचियों व अभिवृत्तियों को बारे में सचेत रहना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? भावात्मक, गयात्मक, संज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ नीचे कमेंट करें, यह क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अधिगम कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि व्यवहार का करना पक्ष है, अगर व्यवहार का जो करना है वह पक्ष कौन सा होता है? तो वह पक्ष होता है आपका अधिगम का गतिक और क्रियात्मक क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 5वीं कक्षा का बालक है, बच्चा कौन से कक्षा का है? 5वीं कक्षा का है, साइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस प्रकार का अधिगम है? भैया बालक कोई है 5वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और वह क्या कर रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है भैया, तो वह कौन किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा? संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक, मनोज्ञात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मनोज्ञात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों कैसे होगा? क्योंकि बच्चा, ये जो बालक है 5वीं क्लास का है और क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है, यानी सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? मनोज्ञात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक लिखा नहीं है, भैया क्रिया कर रहा है, साइकिल चला रहा है, क्रिया, लेकिन आपको क्या हो जाएगा? मनोगत्यात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वीवीआईपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, किसके अनुसार? जेपी जो गिलफोर्ड के अनुसार, उनके अनुसार जो अधिगम है कैसा है? सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, क्या है? पूर्व निर्मित व्यवहार में जो अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? क्रोनबेक ने कहा, काल्विन ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, या गेट्स ने कहा? तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल ज्वाइन करिए और प्ले लिस्ट देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करिए, चैनल से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, जरूर सिलेक्शन होगा। और 120 प्लस का स्कोर हम टारगेट देते हैं, सभी लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करेंगे तो 120 प्लस स्कोर ऑलरेडी आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है? स्टडी छोड़ना नहीं है, स्टडी को पकड़े रहना है, जब तक पकड़े रहेंगे तो भैया आपकी नैया पार लगेगी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे।